किसी भी कपल के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है और कितने सारे जार्गन्स हैं, कितने सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उन सब के बीच कोई बहुत ह्यूमन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अगर वो सब आपको समझाए और बताए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने करियर्स में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, अपनी उनकी खुद की एक टाइमलाइन है और इसके चलते भी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। वो आईवीएफ को एक लास्ट रिज़ॉर्ट की तरह देखती हैं। पर वाक़ई में आईवीएफ एक प्रैक्टिकल तौर पर फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन समझ में आता है। आज हमारे साथ हैं नर्चर आईवीएफ सेंटर न्यू दिल्ली की फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना धवन बजाज। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। 25 सालों से ज़्यादा इस फ़ील्ड में मैम काम कर रही हैं और तमाम लोगों को वो इस पेरेंटहुड की जर्नी पर लेकर आई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टार्ट योर जॉय के इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो मैं यही शुरुआत करना चाहूँगी, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई 2000s में, आईवीएफ। यू व्हाट मेड यू थिंक अबाउट दिस एज़ अ करियर? व्हाट स्टार्टेड? एक्चुअली दिस इंसेप्शन ऑफ हुँ, कैसे मैंने सोचा कि हुँ, मैं ऑब्स गायनी के बाद आईवीएफ ही हुँ, करूंगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी गंगाराम हॉस्पिटल हुँ, से। तो जब मैं हॉस्पिटल में पहले 2-3 दिन गई पीजी करने, तो मुझे रियलाइज हुआ कि उस हॉस्पिटल का जो सबसे या रादर गायनी डिपार्टमेंट हुँ, का जो सबसे ज्यादा रिवर्ड जगह है, मतलब जिस जगह को कोई बिल्कुल ऐसे हौवे की तरह लेते हुँ, हैं और वहाँ हर कोई जाने से पहले 10 बार सोचता भी है और बहुत और रिस्पेक्ट से हुँ, देखता है, वो वहाँ का रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है। और उस समय इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत नहीं थी। हुँ, आई थिंक शायद दिल्ली का दूसरा आईवीएफ सेंटर था जो गंगाराम हॉस्पिटल में बना, और पहला डॉक्टर अनूप गुप्ता का आईवीएफ सेंटर हुँ, था। तो मतलब यही 2 शायद आईवीएफ सेंटर्स तब होते थे। तो हमें जो पीजीज़ थे, हमारे लिए तो ये मतलब बहुत लगता था, भाई क्या ही चीज़ कर रहे हैं ये लोग, ये तो एक इंसान बना रहे हैं। हुँ, तो वहाँ से बस ये हुआ कि दिस इज़ इट, कुछ दिस इज़ व्हाट फ़ैसिनेटिंग आई लगा। या दिस इज़ व्हाट आई विल डू। And also, my father was a practicing gynecologist. Very rare in the North Indian scenario. Male gynecologist North India में बहुत कम है और बहुत कम accepted है। हुँ, तो मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, ही वॉज अ गायनोकोलॉजिस्ट इन द आर्मी एंड वेरी पॉपुलर। सो फॉर सम पर्सनल रीजंस ही हैड टू लीव द आर्मी एंड स्टार्ट डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस इन दिल्ली। और उनकी जो प्रैक्टिस थी फॉर जस्ट द प्योर लव ऑफ डूइंग इट परहैप्स, या मे बी यू नो हिज कॉम्पिटेंस वाज हुँ, सच, वो फर्टिलिटी में ही वाज देन नॉट डूइंग आईवीएफ, पर फर्टिलिटी के लिए लैप्रोस्कोपीज जो प्री आईवीएफ स्टेजेस है वो हुँ, सब वो बहुत करते थे, एंड ही हैड अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये दो चीजों ने कहीं से मुझे क्लिक किया कि नहीं, मुझे यही करना है। हुँ, एंड देन ऑफ कोर्स एज टाइम वेंट ऑन, आई वेंट ऑन टू लूज माय फादर वेरी अर्ली। तो वो फिर उसके बाद ये एक बन गए मिशन कि मतलब बिकॉज ही डिड इट, एंड समवेयर एट द बैक ऑफ हिज, यू नो, बिटवीन फादर एंड डॉटर हम ये बात अक्सर करते थे हुँ, कि व्हेन आई एम यू नो रेडी टू कम इनटू प्रैक्टिस, वी विल स्टार्ट एन आईवीएफ फैसिलिटी ऑफ हुँ। आवर ओन। तो बस वो अंदर से एक ये था कुछ गंगाराम का um, वो इंस्पिरेशन, हुँ। और कुछ ऑफ कोर्स माय फादर्स इंस्पिरेशन, एंड दैट गॉट मी टू, नहीं बस यही करना है। सब फर्टिलिटी का क्या मतलब है? इनफर्टिलिटी वुड हुँ, कैटेगोरिकली मीन कि इसको बच्चा नहीं हो या ओके, नहीं हो सकता। ओके। पर अब अगर आप एक एक स्टेप चलते जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है? स्टेप हो रहा है इवैल्यूएशन से, कुछ मेडिसिन से, फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी से, हुँ, होते-होते इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ, आईसीएसआई, गेमीट डोनेशन, सरोगेसी, हुँ, pre-implantation genetic screening. There is every scenario which can be taken care of. ओके। You don't have, you have a compromised gamete, there is हुँ, an option. You have a compromised womb, there is an option. हुँ, There is you have an age related concern, there is an option. तो हर एक चीज के लिए provided you are willing as a couple, येस। willing to walk all that way, मोस्टली हल निकल आता है। तो सब फर्टिलिटी अब ठीक हुआ है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर बिल्कुल हुँ, स्लैश्ड नहीं है।
तो सब फर्टिलिटी इज अ बेटर वर्ड, और मतलब इट्स अ लेस हार्श वर्ड. क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और खासकर औरतों के लिए, वो पर्टिकुलर वर्ड्स उन्हीं के लिए बना दिए गए थे और आपने जो बात कही कि वो बड़े हार्श होते हैं एंड आई थिंक दैट जैसे इज़ अ पहले वेलकम चेंज। कितना सुनते थे, हाँ। तो 5 है, इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसको तो भूत चिपका हुआ है, इसको तो I've actually Yeah. heard this in my practice myself. So मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये मेरी मम्मी ने मुझे या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई बोला ऐसा है या इंसिडेंट कुछ. आपको हाँ याद आता बहुत है? सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. प्लीज़ कुछ मतलब बताइए। जब मैं शुरू-शुरू में आई थी, हुँ, एक कपल क्या, एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ आए थे जो हरियाणा से थे. हुँ, और द मदर इन लॉ, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई एम श्योर वो चाहती भी नहीं थी ऐसा रिले करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई तो वो थी ना उसके साथ इलाज हुँ, करवाने के लिए, तो कुछ तो उनको कंपैशन रही होगी इस हुँ, लड़की के लिए. ये तो 5 है, इसका तो बच्चा नहीं हो सकता. मतलब इस तरह के वर्ड्स और इस तरह का एक्सप्रेशन, और उसमें ये देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सन, मतलब कैटेगोरिकली ये गड़बड़ है, इसका जो करना है कर लो. सो इस तरह से ना लोग, पीपल वुड एक्चुअली, नॉट एवरीवन बट सम, विल डंप द डॉटर इन लॉ टू द प्रैक्टिशनर एंड हुँ, assume कि ये everything is was centered around her. From there, things have started, gradually हुँ, changing into the men getting more accepting, becoming more forthcoming. You now have men who come and say, "Ma'am, मेरा analysis भी होना है." They ओके। are so forthcoming. It is now becoming so much easier to do this practice. हुँ, वो कहते हैं ना कि लोगों को आपको एक्सेप्ट कराना ही नहीं होता, हुँ, वो खुद ही समझ के, सोच के, पढ़ के, टू क्वाइट एन एक्सटेंट सब्जेक्ट को समझ के आप तक आ रहे हैं. वो तो बहुत फर्क हो गया है, बहुत चेंज हो गया है. तो वो खुद पढ़ रहे हैं, वो आई थिंक रिसर्च कर कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, और कॉस्मोपॉलिटन एरियाज में भी. अब तो कॉस्मोपॉलिटन भी क्या, इट्स अ क्रॉस कंट्री दिस थिंग. सोशल मीडिया इज रियली हेल्पिंग. ओके। अभी आपने कहा कि आईवीएफ कोई एक वन टाइम की चीज़ नहीं है। मैं बड़ी क्यूरियस हूँ जानने की वो पूरी प्रोसेस होती कैसे है? अगर आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे ऑडियंस को समझा पाएँ कि हाउ डज़ इट हैपन? व्हाट आर द स्टेजेस? एंड ऑफ कोर्स द कॉस्ट व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिंग दैट ट्रीटमेंट ऑप्शन। राइट. सो आईवीएफ में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हुँ, जो प्रोसेस इंसान के अपने शरीर में होता है, जिसमें अंडे का और शुक्राणु का, हुँ, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, जो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के जंक्शन पे होता है, हुँ, वो इंसान के शरीर में होता हुँ, है. जिसको कोई मेडिकल कंसर्न है, जिसका ये प्रोसेस अंदर खुद से नहीं हो हुँ, रहा, आप वही दोनों गैमीट्स, पार्टनर का स्पर्म, मेल पार्टनर का, और फीमेल पार्टनर का एग या oocyte, उसको बॉडी से फिजिकली बाहर निकाल हुँ, के उसको लैब के अंदर फर्टिलाइज करके एक ग्रोइंग भ्रूण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और एम्ब्रियो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको वेरियस स्टेजेस तक लाकर, जितने तक वो ह्यूमन बॉडी के बाहर कल्चर हो सकते हैं, ओके। वहां तक लाकर उसको यूट्रस के अंदर वापस इम्प्लांट हुँ, करते हैं. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, येस। उसमें देर इज नथिंग विच इज हैपनिंग और ग्रोइंग इन अ टेस्ट ट्यूब. हुँ, It is done in a lab, and because it is outside the human body, it's called an in vitro हुँ, procedure. So मोटा मोटा IVF ये हुँ, होता है. अब इसमें अलग अलग स्टेजेस से इवॉल्व हुआ. येस। इनिशियली एक नेचुरल साइकिल, जो एक एग बना उसको निकाला गया. पहले कम्बरसम तरीकों से निकालते थे, लाप्रोस्कोप डाल के ऊपर एब्डोमेन से वो एग को टारगेट करके उसको बाहर निकाला जाता था. फिर धीरे धीरे और इवॉल्व हुआ, तो अल्ट्रासोनिकली वजाइनली जाकर हुँ, एक बड़ी फाइन नीडल, जिसको oocyte एस्पिरेशन नीडल बोलते हैं, उसको वजाइना से एक प्रिक देके हुँ, ओवरी के अंदर स्टेशन करके और बहुत जेंटली सक आउट कर देते हैं एग को. वहां से फिर नीड इवॉल्व हुई कि रिजल्ट्स कैसे बेटर किए जाएं, तो लगा कि नंबर एनहांस करना. तो ओके। द हॉर्मोन्स दैट द बॉडी नॉर्मली प्रोड्यूसेस, एफएसएच, एलएच, उनको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कॉम्पोजिशन से बनाकर हुँ, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्टेबल शुरू हुआ, जो सुपर ओवुलेट कराने लग गया, विच मेड पीपल मे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वन गो. ओके। So that is how the process gradually evolved. फिर पहले ejaculated sperm had to be of reasonable quality for an IVF process to happen. फिर धीरे धीरे
टेस्ट जिनका स्पर्म इजैकुलेट नहीं होता था उनके लिए टेस्टिस से स्पर्म निकाला गया। तो इस तरह से वो विद ईच passing decade the science evolved and the ways evolved and the results got better. सो मोटा 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 अगर एक बड़े कैजुअल आईवीएफ साइकिल को रन थ्रू करें तो कुछ दिनों तक एक फीमेल को इंजेक्ट किया जाता है ओके विद गोनाडोट्रोपिन्स ताकि उनकी ओवरी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ गुड नंबर ऑफ एग्स। फिर उन एग्स को बाहर निकाल के फिजिकली बॉडी से पार्टनर के स्पर्म से लैब के अंदर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है। सो एन आईवीएफ प्रैक्टिस या कोई भी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रैक्टिस में दो प्रोवाइडर्स हैं। एक क्लिनिशियन है जैसे कि मैं हुई जो basically gynecologists who have trained in IVF or infertility subsequently. And then there is actually the backbone of any IVF clinic, which is the embryologist. ओके Now, the embryologist is the person who's actually handling the gametes. What I am doing is physically taking the gametes out, handing them over to the embryologist. He is the magician. He's the one who's making, ओके fertilizing them, making the embryos, giving us the best possible embryos to transfer inside. So it is two people working in tandem. So it is the gynecologist's onus कि वो patient को ढंग से evaluate करे कि इसका रीजन क्या है, इसके कंफाउंडिंग फैक्टर्स क्या है, इसके लिए ठीक इलाज क्या है। हर किसी के लिए आईवीएफ रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ दवा से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, काउंसलिंग से, स्ट्रक्चरिंग द ट्राइंग डेज अराउंड योर फर्टाइल विंडो, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे, जहाँ पे क्लिनिशियन गाइड करेगा। फिर टू फिगर आउट कि क्यों नहीं, अगर ये सब चीज़ें नहीं काम कर रही तो क्यों नहीं, इज इट अ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या गेमीट्स ठीक नहीं बन रहे, एग की क्वालिटी ठीक नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, यूट्रस की रिसेप्टिविटी ठीक नहीं है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को हम कैसे एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सब क्लिनिशियन का रोल है। तो यहीं पर ओवुलेशन इंड्यूस करना, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, फर्टिलिटी एनहांसिंग लैप्रोस्कोपीज, जैसे यूट्रस के शेप में कोई डिफेक्ट हो, सेप्टम है उसको काटना, फाइब्रॉइड्स निकालना, एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी, ट्यूबल ब्लॉक्स को एड्रेस करना, हाइड्रोसल्फिंजेस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीजंस होते हैं एक फीमेल में इनफर्टिलिटी के, उनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्जिकली करेक्ट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्लिनिशियन का पार्ट होता है। यहाँ सब करते करते आप एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दिस इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू नीड आईवीएफ एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट ट्रीटमेंट, और ये ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पहले सिंपलर ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे और बहुत सारे लोग उससे प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। जो अभी आपने 6-7 चीज़ें बताई हैं वो चैलेंजेस हैं और उन्हें ठीक करने ठीक करने से बहुत सारे लोग ये सिंपल तरीकों से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जो उनसे नहीं होते फिर दे गो ऑन टू डू एन आईवीएफ, एंड देन कम्स द द सीरियस बिजनेस या द इंटेंस पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें कई दिनों तक इंजेक्टेबल इन्वॉल्व होता है। फिर ओवम जो एग रिट्रीवल का प्रोसेस होता है वो जनरल एनेस्थीसिया में होता है बिकॉज इट कैन अदरवाइज टेंड टू बी अ लिटिल पेनफुल। फिर उसके बाद लैब की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों का रोल आता है। और क्योंकि इसमें इतना सारा कुछ इन्वॉल्व है, एंड ऑफ द डे अगर आप ध्यान से सोचें, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो फाइन ट्यून करने में इक्विपमेंट सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो इसके साथ कॉस्ट भी एस्केलेट होती हैं। यहाँ पर असली प्रॉब्लम आईवीएफ की आती है, क्योंकि एक तो आप हर बार किसी का आईवीएफ करें, you cannot guarantee a success. The success rates, of course, when we were, beginners, used to be concerningly low. We've seen an era जिसमें IVF का take home baby rate used to be 10 to 15%. ओके और अब era ऐसा है जब 60-65 certain circumstances में 70 तक भी चला जाता है, on patient selection, एज ग्रुप, आपने पेशेंट को प्रिपेयर कितना अच्छा किया है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है। पर फिर भी देर इज़ नो 100% सक्सेस रेट, एंड ये जो सक्सेस रेट्स हैं ये क्यूमुलेटिव हैं। क्यूमुलेटिव मतलब इट कुड बी ओवर 1 साइकिल, ओवर 2 साइकिल्स, ओवर 3 साइकिल्स। सो एवरी साइकिल हैज़ अ कॉस्ट, बिकॉज हर एक में आप गोनाडोट्रोपिन्स दे रहे हैं, वो महंगे होते हैं। फिर हर एक में आप लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें, प्लस यू आर रिट्रीविंग द ओवम from the human body
where of course there is a penetration into the ovary, so a lot of safety precautions have to be taken care of. फिर आप जो एम्ब्रियो निकाल रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव टिश्यू है, तो उसकी हैंडलिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो एक्सपेंसिव होता है। तो हर स्टेप पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो कॉस्ट फैक्टर्स भी देर इज अ। हालांकि आप ध्यान से देखें तो जिस समय से आईवीएफ शुरू हुआ था, उस समय का कॉस्ट ऑफ एन आईवीएफ साइकिल और अब के कॉस्ट ऑफ एन आईवीएफ साइकिल में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, डिस्पाइट द इन्फ्लेशन। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर हो रही है, इंटेंट बेटर हो रहा है, वैसे वैसे कई चीज़ों की कॉस्ट एक्चुअली कम भी हो रही है। तो आईवीएफ की कॉस्ट अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो इट शुड हैव हिट द रूफ बाय नाउ। अभी भी ऐसा नहीं है, मतलब इट इज ऑफ कोर्स एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। और इंसान को एक्सपेंसिव ऑप्शन ये इसलिए लगती है क्योंकि इसका एंड पॉइंट आने में समय लगता है। इसका कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं कि आज आपने आईवीएफ किया कल मुझे आपको बच्चा हो जाएगा, ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आपने मानो एक साइकिल में किसी के एग्स निकाले, उनको फर्टिलाइज किया और वो अच्छे नहीं बने, तो यू विल आस्क देम टू डू रिपीट द एंटायर प्रोसेस। या आपने एक साइकिल में एम्ब्रियोज बनाए बट आपको ही लगा एम्ब्रियोज तो बहुत सुंदर है पर यूट्राइन रिसेप्टिविटी अभी रेडी नहीं है। ओके अच्छा, फिर अब एज साइंस इज इवॉल्विंग तो अब हमें ये समझ आने लग गया कि जो रिजल्ट एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के हैं, मतलब एम्ब्रियो बनाकर उसको फ्रीज कर कर लेडी की बॉडी को सब्सिक्वेंट महीनों में बेटर प्रिपेयर कर कर वो भ्रूण वापस डालने में जो सक्सेस रेट्स हैं वो दे आर मच बेटर। ऐसा क्यों है? पॉसिबली हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि जब आप एक साइकिल प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत सारा हार्मोन यूज कर रहे हैं ओके एंड योर फोकस इज प्राइमरली ऑन प्रिपेयरिंग द एग। तो द endometrial receptivity changes with the hormonal profile, progesterone levels change a lot, तो वो उसमें जो रिसेप्टिविटी विंडो होती है ना वो फर्क हो जाती है। तो जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स हैं वो बेटर रिजल्ट देते हैं। अब फ्रीजिंग की कॉस्ट ऐड हो गई है आईवीएफ साइकिल में। फिर अल्ट्रासाउंड्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स की कॉस्ट ऐड हो गई। तो एक ना टैंजिबल रिजल्ट आने में आपको पता नहीं कि कितना समय लग जाएगा। एक महीने में भी आ सकता है यूँ फट से कि बस किया और हो गई प्रेगनेंसी, एंड कुड गो ऑन फॉर इवन एज लॉन्ग एज अ ईयर और मोर। मैंने ऐसे भी एक बारी मुझे याद है एक कपल था जिनका हमने ओवम पिकअप 1 साल की जनवरी में किया था, अगले साल की जून में जाकर हम उस स्थिति में पहुंचे कि हम उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर पाए और उनको प्रेगनेंसी हो गई ढंग से। तो ये जो इतना लंबा समय होता है फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन टू द रिप्लेसमेंट, और कोई मेडिकल टर्म होगा शायद, मैं नहीं जानती एम्ब्रियो हूँ इसको, ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर, यस। इतने लंबे समय में क्या होता है टू अ पेशेंट? पेशेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके अच्छा, आप उसका वूम प्रिपेयर कर रहे हो, सो इन आप यू विल गिव देम सम बिट ऑफ मेडिकेशन टू कवर द ईस्ट्रोजेनिक फेज। तो ईस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती हैं कि लाइनिंग जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो एक ऑप्टिमल थिकनेस, ब्लड फ्लो और उस तरह तक रिसेप्टिव स्थिति में पहुंचे। फिर जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है कि एंडोमेट्रियम बनता रहता है ईस्ट्रोजेनिक स्टिमुलस से, साथ साथ एग मैच्योर होता है, फिर ओवम रिलीज होता है बॉडी में तो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन बढ़ता है, तो वही चीजें आप आर्टिफिशियली सिमुलेट कर रहे हो। सम पीपल, एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट, हर एक का शरीर अलग रिस्पॉन्ड करता है, अलग आउटकम्स देता है। तो कई लोगों का यही सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, कईयों को समय लग जाता है। अब समय लगने वाले लोगों को बीच में कोई इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। उनको एक प्रोसीजर होता है हिस्टेरोस्कोपी, जिसमें आप यूट्रस में कैमरा डाल के देखते भी हैं और करेक्ट भी करते हैं अगर आपको कोई कंसर्न लगे। बीच रास्ते में लगता है कि नहीं ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एंडोमेट्रियम नहीं अच्छा बढ़िया बन रहा, तो आप वो इंटरवेंशन करते हैं, उसमें 1 महीना निकल होते होते कई बार इन रेयर सर्कमस्टांसेस टाइम रियली इलैप्सेस और उसमें फिर रेस्टलेसनेस बढ़ती है क्योंकि रिजल्ट हाथ में नहीं है, ये पता नहीं कि एंड रिजल्ट रिजल्ट आएगा कब। तो मतलब फिर भी कुछ हद तक मुझे लगता है भगवान ने इंसान बनाना अभी भी थोड़ा बहुत अपने हाथ में रखा हुआ है। हम्म, एक और चीज आपने जो 6-7 चीजें बताई थी, कॉजेस बताए थे बेसिकली, व्हेन इट कम्स टू
इफ अ वुमन इज ट्राइंग टू कंसीव और वो 6-7 कॉजेज़ होते हैं जो प्राइमरीली आपको देखने को मिलते हैं। सो आप उनको आसान भाषा में अगर एक्सप्लेन कर सकें और साथ ही ये भी कि क्या बेटर चॉइसेस एज़ वुमेन हम अपनाएँ ताकि उन सब चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े? जब मैं ऑब्स गायनी पढ़ रही थी, so I used to always find it a very tricky subject. हुँ, So one day I went to my father and told him, क्या है आपने बेकार खुद भी लिया हुआ मुझे फंसा दिया है. So he told me इसमें है क्या? हुँ, एक वजाइना है, एक सर्विक्स है, एक यूट्रस है, दो फिलोपियन ट्यूब्स हैं, हुँ। दो ओवरीज हैं, एक ब्रेन में पिट्यूटरी है, एक हाइपोथैलेमस है और थोड़े से हॉर्मोन्स हैं. सो जो कॉजेज हैं हाँ, वो बेसिकली इन थोड़ी सी चीजों के अराउंड रिवॉल्व ओके। करती हैं, बट होती ट्रिकी है क्योंकि बहुत सारा फाइन ट्यूनिंग होती है. हुँ, सो बेसिकली इट कुड बी रीजन कहाँ से इवॉल्व हो सकता है, ब्रेन से इवॉल्व हो सकता है जहाँ आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ हैं. हुँ, तो हार्मोनल इनपुट्स फ्रॉम द ब्रेन, प्रोडक्शन, ट्यूमर्स इन द ब्रेन, ये सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. फिर सर्टेन फैक्टर्स इन द ब्लड, थायराइड लेवल्स, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ऑल्टरेशन, हुँ, ऑटो इम्यूनिटी, बहुत extreme forms of conditions like diabetes, very severe anemia, ये छोटी छोटी चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन इवेंचुअली टू मोर सीरियस कॉजेज, हुँ, जैसे ओवरी में एग्स ना होना या चैलेंज्ड क्वांटिटी या क्वालिटी के होना. फिर फेलोपियन ट्यूब्स में फिजिकल या फंक्शनल ब्लॉकेज या इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, गोनोकॉकल इन्फेक्शंस, क्लेमाइडियल हुँ, इन्फेक्शंस, या फिजिकल ब्लॉक विद इन द ट्यूब फॉर अदर रीजंस. फिर एंडोमेट्रियोसिस जो बड़ा कॉमन हुँ, कॉज है इनफर्टिलिटी का, थैंकफुली डिटेक्टेबल और ट्रीटेबल है इजीली. फिर यूट्रस के अंदर यूट्राइन शेप एबनॉर्मेलिटीज, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चेदानी के पैदाइशी नुक्स होती है. कई बार इस दो यूट्रस दो पार्ट्स में बनना शुरू होता है एक बच्चे के शरीर में और धीरे धीरे जुड़ते हुए एक नॉर्मल शेप लेता है. तो ये नॉर्मल शेप ना होकर एक डिवाइडेड यूट्रस हो जाता है, या यूट्रस के बीच में वॉल परसिस्ट करती है, वो हटती नहीं है. तो इस तरह की यूट्राइन शेप एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. वहां से लेकर वजाइना में सेप्टम, like a muscular wall in the vagina where the partner cannot penetrate to for the sperm to reach up to the uterus. So इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं. हुँ, इसके अलावा फिर मेल फैक्टर या इनफर्टिलिटी आ जाएगी. तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में लो स्पर्म काउंट्स, हुँ, इजैकुलेटरी disorders, physical blocks between the testes and the penile structure कि वो ejaculate नहीं हो पा रहा हुँ, sperm. एजोस्पर्मिया फिजिकल, जिससे टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म बन रहा है पर बाहर नहीं आ रहा. एंड एक्सट्रीम कंडीशंस जिसमें टेस्टिस में ही स्पर्म नहीं बन रहा, विच इज द ट्रिकीएस्ट हुँ, ऑफ द सिचुएशंस कि यू डोंट हैव दैट गैमेट इन योर बॉडी. वहां से फिर वही हार्मोनल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सेस का डिसफंक्शंस. सो ये सारे मोटे मोटे रीजंस होते हैं. इसमें से करेक्टेबल काफी हद तक होते हैं. हुँ, जो करेक्टेबल नहीं होते उनमें आईवीएफ का बहुत बड़ा रोल रहता है. ओके। और जहाँ गेमीट्स है ही नहीं, जैसे एग है ही नहीं, यू हैव आइदर अ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, या हुँ, एज के चलते एग रिजर्व ही खत्म हो गया है, या स्पर्म है ही नहीं, वहां पर गेमीट डोनेशन, एग या स्पर्म डोनेशन का रोल है. एंड एक ये जो आपने कहा ना, व्हाट इज गेटिंग डिफरेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशन इज गेटिंग वेरी वेरी ओपन. हुँ, सो ये भी बहुत फर्क हो रहा है. जो पहले इतना पीपल वर नेवर फोर्थ कमिंग कि हाँ ठीक है ये एक है मेडिकल प्रॉब्लम एंड दिस इज अ कंसर्न आई नीड टू एड्रेस एंड आई विल डू इट. हुँ, एंड स्पेशली इन मेन आई फाइंड दिस so such a positive move in the male fraternity कि they have become more accepting and more positive towards this sort of a scenario. हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है पर हुँ, है. तो इसका भी इस तरह से हल हो जाता है. तो मेजर चैलेंजेस ये हैं. हुँ, इनमें से बहुत सारे अब ट्रीटेबल हैं, कुछ
प्री आईवीएफ ट्रीटमेंट से ट्रीटेबल हैं, कुछ आईवीएफ से हैं जहाँ स्पर्म काउंट्स बहुत कम हैं या oocyte बहुत एज्ड है, वहाँ आईसीएसआई बहुत हेल्प करता है, which is physically picking each sperm and injecting it directly into an egg, Okay. जिसको आईसीएसआई बोलते और हैं. IUI, what is the difference between? IUI is just an extension of a natural process. Okay. आप जब आप ओवुलेट करते हैं एंड यू हैव इंटरकोर्स, Hmm. जो स्पर्म आप मेल पार्टनर इजैकुलेट करता है वो वजाइना में इजैकुलेट होता है, और स्पर्म अपनी मूवमेंट से सर्विक्स के थ्रू बच्चेदानी के अंदर जाके एग को अपने आप कीमोटैक्सिस से ढूंढ के और उसको इम्प्लांट करते हैं, उसको फर्टिलाइज कर देता है. तो ये जो प्रोसेस है, ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है. आप उसको थोड़ा-सा एनहांस कर रहे हैं या एड कर रहे हैं. Hmm. एग्स का नंबर थोड़ा दवा या इंजेक्टेबल से बढ़ा दिया कि ऑड्स बढ़ Okay. गए, और जो स्पर्म इजैकुलेट मेल पार्टनर Hmm. फिजिकली वजाइना में ना करके एक कंटेनर में लैब को दे देते हैं. उस स्पर्म को सॉर्ट ऑफ क्लीन करके डेब्री से हटा के जो वेस्टफुल मटेरियल है वो हटा दिया, जो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं उनसे हटा दिया, मीडिया में उसको एक तरह से थोड़ा प्यूरिफाई कर दिया कि मूवमेंट बेटर हो जाए, मोटिलिटी आ जाए, काउंट्स थोड़े बेटर हो जाए, और उसी स्पर्म को यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया. तो थोड़ा गेमीट्स को एनहांस कर दिया, थोड़ा जो प्रोसेस है उसको एड कर दिया. तो एक नॉर्मल कपल है जिसका सब कुछ ठीक है और वो खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी जो किसी भी गिवन महीने में प्रेग्नेंट होने का चांस होता है उसको एक नेचुरल फेकंडिटी बोलते हैं. नेचुरल फेकंडिटी इज अराउंड 25% फॉर अ कपल जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसको किसी तरह की कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी नहीं है. एक आईवीएफ साइकिल में इस नेचुरल फेकंडिटी से आप अराउंड 15 से 20% आउटकम एनहांस कर रहे हैं. आईयूआई में, सॉरी, आईयूआई साइकिल में आप उसको थोड़ा एनहांस कर रहे हैं, और वही आई उसी को इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं. एंड इट्स बेसिकली अ वेरी सिंपल प्रोसेस, पर जिनके लिए वो ठीक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, फॉर देम इट वर्क्स वंडर्स. Hmm. सो ये ना क्लिनिशियन का वो रहता है कि वो कितनी वाइजली शिफ्ट कर सकता है कि Okay. इसके लिए ये इलाज ठीक है, Hmm. इसके लिए ये ठीक है, इसको इसकी ज़रूरत है. वहाँ क्लिनिशियन का पैरामाउंट रोल है. डॉक्टर, आपके ट्रीटमेंट में पीसीओडी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो इन इनफर्टिलिटी और पीसीओडी का क्या कोरिलेशन है, उसको थोड़ा-सा अगर आप डिटेल में समझा पाएँ? बेसिकली पीसीओडी या पीसीओएस या अब तो खैर टर्म ही अलग कॉइन हो. PMOS. यस, टर्म ही अलग कॉइन हो हुँ, गई. इट इज़ बेसिकली अ सिंड्रोम जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ वेरियस काइंड्स है, और जिसकी बेसिक जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तो ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी, कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगी, और उस कॉन्ड्रम में ओवरी का थोड़ा वॉल्यूम बड़ा होता है. हुँ, बहुत सारे छोटे छोटे इमेच्योर एग्स होते हैं जो ओवरी के पेरिफेरी में अरेंज होते हैं, अनलाइक अ कन्वेंशनल ओवरी जिसमें वो नंबर थोड़ा हुँ, रिलेटिवली लेसर देन अ पीसी हुँ, ओवरी होता है, और स्कैटर्ड इन द ओवरी. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो ओवेरियन कैप्सूल है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस अलग तरह के होने लगते हैं. हुँ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एलएच का मात्रा बढ़ जाती है, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स बढ़ जाते हैं. तो ओवरऑल एक डिसबैलेंस बिटवीन एफएसएच एलएच जो हमारे प्राइमरी हार्मोन्स हैं हुँ, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बीच में और टेस्टोस्टेरोन के बीच में imbalance in the background of insulin resistance. हुँ, So it could be anything from an absolutely asymptomatic गर्ल, मतलब उसको कोई सिम्टम नहीं होगा, कोइंसिडेंटली आपको पता चलेगा कि उसकी ओवरी में एग्स का पैटर्न पॉलिसिस्टिक है या उसकी ओवरी पॉलिसिस्टिक है. सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ ओवरी that you are born with, and which with time and with lifestyle influences either improves or deteriorates. ओके। So ये कई बार लोग कहते हैं ना पीसीओ मेरा ठीक हो जाएगा, तो वो उसमें ठीक होने जैसी कुछ नहीं है. वो इट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन यू. You're born with it. You it's a type of ovary that you're born with. Okay. राइट. सो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी सिवियर है
वहां से बाकी चीजें स्टेम होंगी। और एंड्रोजेनिक स्टिमुलस कितने मेल हार्मोन्स कितने डोमिनेट करते हैं ओवर द फीमेल हार्मोन, उसके ऊपर कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो चीजें जैसे ओबेसिटी, वजन बढ़ना, बालों की डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल्स में ज्यादा हो जाना, मतलब अराउंड द फेशियल चिन फेशियल हेयर ज्यादा आना, टमी के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर बाल आ जाना, हाथों पैरों पे बाल ज्यादा आना, अच्छा हेयर लाइन रिसीड हो जाना, ये कई लोगों में होने लगता है। कई लोगों में क्योंकि ओवरीज में एग्स थोड़े इमेच्योर हैं और हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो जो एग्स के नॉर्मल प्रोग्रेशन होती है, ओवुलेशन का टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है, तो पीरियड्स डिले होने लगते हैं, इरेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं। कई कोई पीसीओ जो एक्सट्रीम होते हैं वो ओवुलेट ही बिना किसी स्टिमुलस के नहीं करते, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी, हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा होना, वेट गेन होना, बॉर्डर लाइन इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ओरल जैसे कि आप क्योंकि आपकी इंसुलिन लेवल्स उलझे हुए हैं और आप ओवुलेट समय से नहीं कर रहे, तो यूट्रस की लाइनिंग में हाइपरप्लेजिया आना, सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस विच इवेंचुअली कैन लीड टू डायबिटीज, वैसी स्थिति आना, डिसलिपिडीमियाज मतलब हाइपरलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनके लेवल्स डिरेंज होना, या इन एक्सट्रीम्स तक हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल सकते हैं। तो पीसीओ बेसिकली एक बहुत सारी कंडीशंस का कलेक्शन है, जहाँ पे एक एक्सट्रीम में बिल्कुल नॉर्मल लड़की, लीन पतली, पीरियड टाइम पे आना, सिर्फ ओवरीज का पैटर्न पॉलिसिस्टिक है, थोड़ा बहुत एफएसएच एलएच लेवल्स में डिरेंजमेंट हुआ, या एएमएच जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है उसका लेवल रेज्ड हुआ, और वहीं पे वो खत्म हो जाता है। और दूसरा एक्सट्रीम होगा एक्सट्रीमली ओबीस, हर्स्यूट, वेरी एंड्रोजेनिक लुकिंग फीमेल, ओवुलेट नहीं कर रही हैं, डायबिटिक हो गई हैं जल्दी कम उम्र में, लिपिड प्रोफाइल पूरी डिरेंज्ड है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, एंड इवेंचुअली अगर जब कंसीव करने की कोशिश करें तो इनफर्टिलिटी। तो फ्रॉम एज लिटिल एज ऑलमोस्ट नथिंग एंड जस्ट बीइंग कि कोइंसिडेंटली कभी कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ या कोई अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला पीसीओ है, टू एक्सट्रीम कि ओके आपको प्रेगनेंसी होने तक में दिक्कत हो रही है, ये पूरी पीसीओ की प्रोफाइल है। और इसमें जो एक सिंगल चीज विच कैन प्ले द बिगेस्ट रोल इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों में दवा का भी रोल रहेगा, सर्जरी का भी रोल रहेगा और आईवीएफ का भी रोल रहेगा, पर एक सिंगल चीज जिसको जो कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा सबके इलाज में, that will be lifestyle modification, weight optimization, dietary modification, and some bit of exercise, physical activity। इन सबको अगर आप ठीक तरीके से एड्रेस करें और अपनी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें तो पीसीओ की सिवेरिटी बहुत कम हो जाती है, ओके एंड देन द फर्टिलिटी इम्प्रूव्स improves। there will be a lot of PCOs जिनको आप एक बेसिक ड्रग आती है मेटफॉर्मिन, जो शुगर के ट्रीटमेंट के लिए भी, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है, पर पीसीओ में इंसुलिन लेवल्स को ऑप्टिमाइज करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में यूज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जो वेट कम करने को आपने उनको थोड़ा एडवाइस किया, थोड़ा डाइटरी शिफ्ट की, कार्ब्स कम कर दो, प्रोटीन्स बढ़ा दो, एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने बढ़ा दो, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज, ग्रीन्स, सैलड्स बढ़ाओ, वाटर इनटेक बढ़ाओ, स्टार्ट सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। नाउ व्हेन आई से एक्सरसाइज आई एम नॉट सेइंग कि आप एक मतलब ड्रास्टिक वेट लॉस ही करो। You, even if you just optimize your weight a little bit, it still improves your ovulation a lot. For every 10% of extra weight you lose, you are increasing your chances of a natural ovulation by 50%। अच्छा, कुछ को थोड़ा जिनका इंसुलिन लेवल्स डिरेंज्ड है उनको मेटफॉर्मिन दिया, या मायोआइनोसिटॉल, another very commonly used drug कायरोआइनोसिटॉल, ये सब दवाइयों के ही कॉम्बिनेशन से a lot of people just come back pregnant। so it is कि किसकी सिवेरिटी कितनी है, उसके लिए क्या रेलेवेंट है। अगर आप बहुत लीन पीसीओ को बोलोगे भाई तुम वजन घटा के आ जाओ, तो एक तो वो वजन ही क्या घटाएगी, और वो घटा भी लेगी तो उसको क्या ही फर्क पड़ना है। vis-a-vis a girl who is who is 5 feet 4 and weighs more than 100 kilos, if she comes down by about 20, 25, 30 kilos of weight, which is very intense, I do agree, पर करने से उसकी स्थिति बहुत सुधर जाएगी।
तो ये एक ऐसा मुझे लगती है कंडीशन जिसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। ओके एंड खान-पान का, लाइफस्टाइल का। अच्छा, a lot of people will have association of smoking with premature ovarian failure, association of smoking with endometriosis, other, reasons which cause subfertility. तो बहुत व्हाट इज प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर? प्रीमेच्योर ओवेरियन, देखो एक नॉर्मल महिला का मेनोपॉज होता है 50s में। कुछ बच्चे ऐसी होंगी जिनका अर्ली 30s में 40s में एग्स का नंबर डिप्लीट हो गया, क्योंकि एग्स का नंबर डिप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली एग बन नहीं रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो ओवरीज फेल हो गई, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। कुछ टाइम बाउंड जल्दी हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओवरीज बाय बर्थ आर नॉट रिस्पॉन्सिव। ओके मतलब यू हैव अ यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, पर वो ओवरीज का साइज छोटा है, और वो जो ब्रेन से हार्मोन आ रहा है उसके रिसेप्टर्स नहीं है उस पे। सो इट इज बेसिकली एन एंड ऑर्गन फेलियर। जहाँ ब्रेन ठीक काम कर रहा है, वो अपना हार्मोन बना रहा है, ब्लड स्ट्रीम ओवरी तक डिलीवर कर रही है वो हार्मोन, पर वो ओवरी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। सो क्लासिकली ये हो गया प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या अर्ली मेनोपॉज, ये इसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्लासिफाई करेंगे। तो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा होती है एंड women talk a lot about PCOD and PCOS, and recently, just like we talked, the name has been changed to PMOS. So why did this change take place? I understand the basic research, an extensive research with around, I think, 22,000 people responded to that, and a few changes have been made. आपको क्या लगता है कि वो क्या बताने की, वो जो नेम चेंज है, क्या बताने की बेसिकली कोशिश है? सिर्फ दो सिंपल चीजें बताने की अच्छा कोशिश करें कि ए हार्मोनल इशू है एंड करेक्टेबल है, और दूसरा इट्स नॉट अ डिजीज, ओके इट इज समथिंग जिसका जो एक ओवरी का टाइप है, हाँ उसमें जो जो हार्मोनल मिलियो में फर्क आ रहा है उसको करेक्ट करते जाइए और चीजें ठीक होती जाएंगी। बेसिकली वो आपको इस नेम चेंज से they want to take away the stigma of a I would say, the stigma of a disease with PCO, and also to some extent emphasize कि इसके sequely if you are not addressing the hormones properly भी intense हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जैसे lipid profiles में गड़बड़, eventually if you're not addressing this could lead to coronary artery disease. ओके Then endometrial hyperplasia, अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे, आप उसका प्रोग्रेशन रोक नहीं रहे हो, तो इट कैन बी अ हार्बिंगर टू अ एंडोमेट्रियल कैंसर लेटर इन लाइफ। ओके Plus, insulin resistance can lead to diabetes if you're not addressing this. अगर आप weight lose नहीं कर रहे, आप hormones को address with different forms of treatment, whether it is lifestyle, whether it is medicine or whatever, you are not dealing with it, you are actually putting yourself to a serious health risk. So idea is not to petrify you, idea is not to, put a stigma of a big bimari. Idea is to put to the person that here is a condition where this is involved, और आप इसको सुलटाते जाएंगे तो आपकी परेशानी का हल निकलता जाएगा। The name change is basically simply because this is the, मतलब हमारा एंड रिजल्ट ये हो कि उसका हल जल्दी निकले। ओके एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, और बायोलॉजिकल क्लॉक का सवाल, एंड with women juggling with their careers, and obviously they have this right and they want to do their best, और उनके ऊपर फिर एक प्रेशर आता है कि बाय सर्टेन एज दे शुड गेट मैरिड, और ये ना सिर्फ सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, बल्कि खुद भी, इफ दे, फॉर एग्जाम्पल, दे रियली वांट टू हैव अ बेबी इन फ्यूचर, they also think about it. And in that entire process, sometimes the decision is also wrong. You never know. तो ये एक महिला जो
30 क्रॉस कर चुकी है एंड शी इज नॉट मैरिड येट बट शी वांट्स टू हैव अ बेबी समडे, तो वो डिलेम उस सिचुएशन को कोई कैसे एड्रेस कर सकता है? यस, बायोलॉजिकली। प्लस आई ऑल्सो वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दैट फ्रॉम द सोसाइटल पर्सपेक्टिव, वुड लव टू नो दैट। So, I will have a perspective from three angles. ओके। One will be, of course, the biological हाँ। perspective. तो 35 साल के बाद थोड़ा watershed है fertility पे. 40 के बाद significant है ये महिलाओं के लिए. पुरुषों के लिए इतनी जल्दी नहीं होता, और पुरुष फर्टिलिटी के लिए कोई डिफाइंड एज ग्रुप नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को एज बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती, कुछ हद तक करती है, पर उतना नहीं करती जितना महिला के एग क्वालिटी को या गेमीट को या नंबर को करती है. एक पर्सपेक्टिव ये. दूसरा पर्सपेक्टिव एक करियर वुमन से, हु हैज मतलब आई हैव गिवन माय, आई वुड से 30 बेस्ट years of my life to my profession. Okay. And to me, a woman who is driven in her profession, who has a target, who has a goal, जो चाहती है कि वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो, और अपने परिवार को ठीक तरीके में, अब बड़ी सारी डायमेंशंस हैं. आप पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जॉब अच्छी है, आपका होराइजन ब्रॉडन है, आप पढ़ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप दुनिया ट्रैवल करते हैं, आप लोगों की बातों को इम्बाइब करते हैं, तो आप अपनी अगली जनरेशन को उसी तरह से अच्छी तरह ग्रूम कर सकते हैं. फिर आप अपने पार्टनर के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं. तो आप देखो, स्पेशली कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में इट इज़ नॉट कि लड़कियां बच्चा पैदा करना चाहती नहीं है, वो फर्टिलिटी रेट गिर गया, हाय तौबा हो गई, महिलाओं को इंटरेस्ट नहीं है बच्चा करने में. इट इज़ नॉट जस्ट दैट वन डायरेक्शन. उनको बच्चा करना है तो उस बच्चे को पढ़ाना भी है, उसको सारी तरह की क्लासेस भी करानी है, उसको ग्रूमिंग भी करना है. एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दैट कॉस्ट मनी, एंड दैट मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर. सो एक मेरा ये पर्सपेक्टिव है. तीसरा पर्सपेक्टिव is that of a mother and a grandmother. Okay. I have a 33-year-old son who has 2 children. The minute he came back from UK, वो पढ़ने गया, वापस आया, जिस दिन उसने यहाँ पैर रखा, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी माँ, हम तीनों उसके पीछे हुक्का पानी लेके पड़ गए कि भाई तू लड़कियां देख और शादी कर. 1 साल ही टोल्ड मी कि जी मुझे नहीं करनी शादी. एंड ऑफ दैट 1 year I went and told, asked my partner कि सुनो, मुझे तुमसे बड़ी सीरियस बात करनी है, लाइक अ टिपिकल मदर एंड हाउसवाइफ. माय हस्बैंड वाज कि आज ये कैसे हिंदी में बात कर रही है इतने अच्छे से. ये सेड क्या हो गया? आई सेड आर यू श्योर, हैव यू स्पोकन टू योर सन? इसको कोई सेक्सुअल इश्यूज या कोई डिफरेंट प्रेफरेंसेस तो नहीं है इसकी, ये शादी क्यों नहीं कर रहा? Okay. From that tangent to eventually, seeing that he found a good partner, and not ensuring, because obviously I couldn't, इतना मैं उनकी लाइफ तो नहीं गवर्न कर सकती थी कि भाई अब तुम्हारी शादी होगी तो अब बच्चे करो, अब ये करो वो करो. To happily sitting in the background and seeing my daughter-in-law, who I have, who's such a dear, that उसके लिए daughter-in-law नहीं निकलता, उसके लिए daughter निकलता है. To seeing that, she has taken the wise choice of having children at the right time and at the right difference between the 2 children, planning her family well. So ये तीनों dimensions को अगर मैं देखूं तो तीनों dimensions में there are challenges. बायोलॉजिकल क्लॉक हम सबको पता है, 35 साल से उम्र बढ़ जाती है तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, और उसके साथ साथ बच्चों में एबनॉर्मैलिटीज बढ़ जाती हैं. जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज इन द बेबीज इंक्रीज. फिर उसके साथ जैसे और एक स्टेप आता है 40-45, तो एग्स की क्वालिटी भी डिप्लीट हो गई, नंबर भी डिप्लीट हो गया, साथ में जो महिला है उसके अंदर मेडिकल कंसर्न्स, धीरे धीरे अब एजिंग बॉडी है उसमें कुछ तो कंसर्न्स आएंगे, तो वो सब शुरू हो गया, क्रीप इन होने लग गया. तो एक दिमाग कहता है कि नहीं, एक समय से, एंड आई वुड से द आइडियल एज इन today's scenario is between the age of 25-26 for a female till about 30 to get married, and before 35, पहले ही हम 30 करते रहते थे, before 33, 34, 35 to have your, whatever is your desired this thing of the family. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि
सिबलिंग्स ज़रूर होने चाहिए बच्चे के, बिकॉज़ आई मेड द मिस्टेक ऑफ हैविंग अ सिंगल चाइल्ड एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड। सो मुझे लगता है कि सिबलिंग्स आर अ मस्ट। तो मुझे जो भी आपने आपका सिनेरियो, आप अपना परिवार कम फैमिली कंप्लीट कर लीजिए। विज़ अ विज़ अ सिनेरियो वेयर अगर इफ़ यू आर अ वेल क्वालिफाइड पर्सन, यू डू योर बेसिक डिग्रीज़, यू गेट योरसेल्फ इनटू अ जॉब, यू ट्रैवल अब्रॉड, आप कुछ बाहर पढ़ाई करके आप आकर अपने करियर में सेटल होते हैं, तो 30-35 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई मीन, और उसमें मुझे तो कोई बुराई उसमें भी नहीं लग रही। तो ये बैलेंस कैसे कोई लड़की करेगी, वो भी बड़ा ट्रिकी सवाल है। और वो बहुत हद तक पर्सनल चॉइस भी हो सकती है कि किसी को। क्योंकि अगर मुझे ढंग का पार्टनर नहीं मिल रहा, हाउ हु एम आई एज अ पेरेंट और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू गिव एनीबडी दिस ज्ञान कि भाई नहीं, तुम शादी कर लो भाई, तुम्हें लड़का समझ नहीं आएगा, एक This साल is so बाद you'll end up in a, into in a bad marriage. Yeah. What is the idea? None whatsoever. Hmm. Then if you are not mentally, emotionally, financially equipped कि आप एक बच्चा बड़ा कर सको, एक बच्चा बड़ा करना इज नॉट जस्ट कि पैदा करो और पढ़ा दो, बहुत इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक लाइफ का एजेंडा होता है पूरा एक बच्चे को बड़ा करना। तो उसके लिए अगर आप खुद को लग रहा है कि आप मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, शारीरिक तौर पे तैयार नहीं है, फाइनेंशियली तैयार नहीं है, तो आप वो बच्चा कैसे ही पैदा कर सकते ये हो? तीनों चीजें बहुत बहुत जरूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तीनों चीजों को डिसोसिएट नहीं कर सकते हो। तो वहां पर जो बच्चियां, द गर्ल्स हु कम एंड से मुझे एग फ्रीजिंग करनी है, हाँ। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑनेस्टली मुझे उनको बोलना चाहिए कि नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा एग रिजर्व है बेटा, अभी अगर तुमने 2-3 साल नहीं प्लान करना या तुमने 35 से पहले पहले कर लेनी है शादी, तो कोई दिक्कत नहीं है। विज अ विज somebody who has a diminishing egg reserve, which by the way कोविड के बाद से बड़ा कॉमन होता जा रहा है। कोविड के बाद से एंटी मुलेरियन हार्मोन जो एग की क्वालिटी का इंडिकेटर है, ओके। उसके लेवल्स डिक्लाइन होना हैज बिकम लाइक अ, मतलब वो इट्स बिकमिंग लाइक अ पैंडेमिक। कितने लोगों में मैं देख रही हूँ। अब या तो हम कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन देख रहे हैं जहाँ शायद कोविड का, बड़े शहरों में कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, कुछ बीमारी का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, कुछ दिमागी जहनी तौर पे लोग डिस्टर्ब ज़्यादा हुए, उस वजह से ये हो रहा है, वट एवर ये हो रहा है। और बहुत लड़कियां आ रही हैं, दे कमिंग फोर्थ कि डॉक्टर प्लीज चेक माई रिजर्व, एम आई गुड टू वेट फॉर अनदर फ्यू ईयर्स, ओके। या मैं अपना एग फ्रीज करा लूँ। तो मुझे वो उसमें भी कोई बुराई नहीं लगती है। हाँ, बस ये ज़रूर है कि इस चीज़ की भी अवेयरनेस पर्कुलेट लोगों में होनी ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं एग फ्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी प्रोसेस क्या होती है, फिर इसमें कॉस्ट का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आइडियल एज क्या होनी चाहिए, तो आप प्लीज बताएं। बेसिकली कोई भी टिश्यू को फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उसको जिस स्थिति में निकाला, आप उसको बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाइए कि वो उसी स्थिति में सस्पेंड हो जाए। सो इट्स समथिंग लाइक व्हाट इज वेरी वेरी कैजुअली मेंशन्ड एज सस्पेंडेड एनिमेशन, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो वो एग को निकाल के बॉडी से बाहर, आज जिस स्थिति में आपने उसको निकाला, वो उसी बायोलॉजिकल स्थिति में फ्रीज हो गया, बहुत कम टेम्परेचर पे, -192 पे। और जब तक आप उसको थॉ नहीं करते, वो उसी तरह रहेगा। तो जो जिस एज पे आपने अपना एग रिट्रीव किया और उसको स्टोर कर दिया, उसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी वही रहेगी। कॉन्सेप्ट ये करने का प्रोसेस इज समवट लाइक एन आईवीएफ। आप वही गोनाडोट्रोपिन्स देकर ओवरी को बहुत सारे एग्स बना लेते हैं और उसी तरह से एग्स को फिजिकली बॉडी से रिट्रीव करके उन्हीं एग्स को, अगर कोई किसी का ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड पार्टनर है तो उसके गैमीट से उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाकर उसको फ्रीज कर सकते हैं। और नहीं तो उस एग को पर से एज एन एग इटसेल्फ, एज एन oocyte, उस तरह से फ्रीज कर सकते हैं। तो जिसने पार्टनर डिटर्मिन नहीं किया हुआ उसके लिए भी ऑप्शन है, जिसने किया हुआ है उसके लिए भी ऑप्शन। कॉस्ट दो विंग्स में, एक तो द इनिशियल प्रोसेस जो लगभग लगभग एक आईवीएफ जितनी होती है,
और दूसरी कॉस्ट है जो एक ऑनगोइंग एक्सपेंस है, हर साल लैब को जो वो फ्रीज कर रही है फैसिलिटी आपके एग को, उसकी फ्रीजिंग चार्जेस। सो दोनों चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक्सपेंस फैक्टर है एक्चुअली रियलिस्टिक है इसमें। बेस्ट एज आई वुड रियली से बिटवीन 30 and 35। ओके अगर आपका प्री डिटर्मिन्ड प्लान है कि आपको बच्चा ही 35 के बाद या 40 के बाद या 38 के बाद करना है, देन दिस इज द राइट विंडो, जिसमें नंबर भी अमूमन ठीक रहता है और क्वालिटी भी ठीक होती है, और उसी पे उसको फ्रीज कर दिया जाता है। ओके एंड ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें पहले शुरू कर देनी चाहिए। सो कोई भी लड़की अगर वो कंसिडर कर रही है, 2-3 चीज़ों के लिए ध्यान रख लें। एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो भी आपका डिटर्मिन्ड क्लिनिक है, उस पे पहले से डॉक्टर से मिल के अपना टाइम फ्रेम डिस्कस कर लो। 3 महीने, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर यू एक्चुअली नीड इट और नॉट। ओके इफ यू नीड इट, देन 3 months प्रायर टू दैट, एक तो फोलिक एसिड 5 milligram फॉर इंडियन women, which is not just the prophylactic dose, it's also the therapeutic dose. Therapeutic dose मतलब ये बच्चे में हेड और स्पाइन डिफेक्ट्स को रोकता है। तो अगर आप 3 महीने पहले से फोलिक एसिड शुरू कर दिए हैं और आपने उस स्थिति में एग को निकाला है, तो यू आर एक्चुअली डूइंग योर चाइल्ड अ गुड सर्विस। अच्छा, प्लस स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, रिक्रिएशनल ड्रग्स, वेप, जो आजकल काफ़ी लड़कियों में भी प्रचलित होते जा रहे हैं, यू नीड टू गो ऑफ देम। यू नीड टू गो ऑफ देम आइडियली 6 months, पर अगर 6 months नहीं है तो मिनिमम दिस थिंग शुड बी 3 months मिनिमम, बिकॉज ये सारी चीज़ें गेमीट क्वालिटी को ख़राब कर रही है। तो ये सब हो जाए, प्लस इसके साथ अगर आप वाइजली 3 महीने पहले से एक्सरसाइज, ढंग का सोना, समय से जागना, और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू हिट अ वेरी एक्सपेंसिव जिम या आपको बड़े बढ़िया सा ट्रेनर ही चाहिए। आप नॉर्मल 40 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लो, स्विमिंग कर लो, रस्सी टाप लो, कितनी सारी चीज़ें विच आर अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जस्ट एनीथिंग अंडर द सन दैट यू आर कंफर्टेबल डूइंग। प्लस डाइटरी शिफ्ट, थोड़ा प्रोटीन्स की तरफ शिफ्ट बढ़ा दो, एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने जितने सब, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड्स, ये सब बढ़ा दो। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस, एग वाइट, चिकन, फिश, इन पे बढ़ाओ। वेजिटेरियंस में मिल्क प्रोडक्ट्स, सोया की सारे प्रोडक्ट्स, सब तरह की बीन्स, सब तरह के गोभी की फैमिली की सब्जियां, सिलेक्टेड मिलेट्स, कुछ मिलेट्स हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है। तो इस तरह के खान पान में अपने चेंजेस कर लो, एंड देन फ्रीज योर कमिट। एंड दिस आल्सो अप्लाइज फॉर समबडी हु इज प्लानिंग अ बेबी पर से। अगर आप In general. इन जनरल जो भी फर्टिलिटी डिजायरिंग है या प्लानिंग अ चाइल्ड, उनके लिए ये कुछ एक बेसिक रूल ऑफ थंब होने चाहिए, एंड दिस शुड बी एप्लीकेबल दोनों पार्टनर्स को। यानी कि लड़की तो बेचारी करती रहे और लड़का अपना पार्टी करता रहे, बिकॉज मेल गेमीट भी खराब हो रहा है इन सब चीजों से। और हम अभी बात कर रहे थे यही डिग्रेडिंग क्वालिटी आफ्टर कोरोना, समथिंग हैज शिफ्टेड। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड? Now, this could be my personal assessment as a fertility specialist, but I have also seen that when we sit in the fraternity and discuss this, and this is not just in Indian fertility fraternity, ये worldwide है। मतलब a lot of clinicians have started noticing कि जो चीज़ें पहले हम 40-45 में देखते थे in terms of egg number, egg quality, वो अब हम younger age group में देख रहे हैं। So कुछ तो has taken a hit in the post COVID era with the gamete quality। अब वो कोविड वायरस की वजह से हुआ, या उस टाइम पे जो लोग बीमार पड़े कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जिनको ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हुई, या वैक्सीन का कोई बाय another tangent था that nobody has yet been able to decipher। पर कंसिस्टेंटली मैं ये देख रही हूँ कि एक रिजर्व कम होने वाले लोगों का क्वांटम बढ़ गया, and पैरेलली मेल
स्पर्म काउंट्स कम होने शुरू हो गए, पर ये काउंट्स कम होना सिर्फ एक कोविड रिलेटेड इवेंट नहीं, हम्म, ये एक जनरल शिफ्ट है। जब हम मिड स्कूल में थे तब जो बोलते थे कि 60 मिलियन से ऊपर काउंट होना चाहिए, फिर वो क्रीप करते करते 45 मिलियन पर हम्म, ml से बढ़ के हो गया, फिर WHO क्राइटेरिया सेट 20 मिलियन एंड अबव, नाउ इट्स बिकम 15 मिलियन एंड अबव, कि भैया इतने पे ही नॉर्मल लेके चलो। पर जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम देन एंड कोविड, हम्म। पोस्ट कोविड, मुझे लगता है दैट इज द स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी। What are these? मॉर्फोलॉजी इज द शेप, Okay. और मोटिलिटी देखो, जो प्रेगनेंसी करने वाला स्पर्म होता है दैट इज द फास्ट मूविंग स्पर्म, प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म। वो प्रोग्रेसिव मोटाइल फ्रैक्शन में बहुत फर्क आ गया है। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है अब उस समय से। अब वो, क्योंकि लोगों के उस समय कोविड के टाइम पे इट वाज नॉट जस्ट द मेडिकल कंडीशन, ज़हनी हालत भी लोगों की बड़ी खराब हुई थी। Mental यू नो, health. यू लॉस्ट सो मेनी क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, हाहाकार मची होती थी। इट वाज सच अ बैड टाइम। तो उसका इम्पैक्ट है, या वायरस का इम्पैक्ट है, या किस चीज़ का इम्पैक्ट है, दैट देयर So हैज़ बीन, clear. या and of course I'm sure worldwide lot of research and trials are going on this, but soon trials will be, galat word is, I would say, just retrospective research is going on this, तो possibly कुछ conclusion भी शायद पहुंचेगा। पर मुझे ये बहुत सिग्निफिकेंट वो लगता है कोविड के बाद से। Your observation. That's my observation, and I find that when I discuss with other people of the fraternity, a fair number of them have this observation. One difficult question in a way, like बहुत सारे लोग जो इस प्रोसेस आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते हैं, कपल्स स्पेशली, एंड दे ट्राई एंड फॉर द it does not get there, it does not get it does not get successful. So क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहती है, आप उन्हें क्या बताती हैं, क्या किस तरह से चीजें संभाली जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। काउंसलिंग, हालांकि ना काउंसलर का बहुत रोल होता है हाँ। काउंसलिंग में, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लिनिशियन है, हम्म, काउंसलिंग वो, जो रिसेप्शन स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, हर एक इंसान जो एक फर्टिलिटी क्लिनिक में काम कर रहा है वो काउंसलर है। वो साइंटिफिकली चाहे ना हो, पर इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल काउंसलिंग, फिजिकल सपोर्ट, कुछ हद तक फिजिकली काउंसल करने में उस हर एक इंसान का योगदान भी है, और वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। हम्म, मुझे लगता है किसी भी कपल का कंफर्ट फैक्टर सिर्फ क्लिनिक के एम्बियंस से नहीं है, इट इज हाउ मच दे कनेक्ट विद द डॉक्टर, how much they connect with the sister, how much they connect with the coordinator, हम्म, how much they connect with the people जिनको वो टकराते रहते हैं जब वो वेट करते हैं। हम्म, तो जो काउंसलिंग है ना, वो इतना बड़ा हिस्सा है इस पूरे ट्रीटमेंट का। हम्म, आप हर एक शब्द जो किसी को बोल रहे हैं, दैट हैज टू बी डिलीवर्ड इन सच अ वे कि वो इंसान को पॉजिटिव भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो उसको उसकी स्थिति की रियलिटी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, अगर गंभीर है तो गंभीरता, अगर लंबा चलने वाला है तो उसकी रियलिटी, सब कुछ से प्राइम करे। हम्म, आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी एज अ डॉक्टर अगर मैं उसको बोल दूँ, हाय वेलकम, कम टू द आईवीएफ क्लिनिक, यू विल गो बैक विद अ बेबी। यू हैव टू टेल देम दैट नहीं, हम वन वे और अनदर वी विल गेट देयर। वी नीड इट्स, टू बी ट्रांसपेरेंट। या, वी, हो जाएगा, बट कैसे होगा अभी मुझे भी समझने में समय लगेगा। आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल, भैया 1-2 महीने ना मुझे तुम्हारे सिस्टम को और तुम्हें मेरी वर्किंग को समझने में लग जाएंगे। सो ये पेशेंट आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं आ रहा कि आपने ये कॉस्टिंग कैसे हुई आपकी क्लिनिक की, या आपका आईवीएफ लैब में क्या मीडिया यूज हो रहा है, कौन सी कंपनी का हो रहा है। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि एम आई गोइंग टू एक्चुअली गेट प्रेग्नेंट, या इस पूरी जर्नी में मुझे क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, या मैं किस तरह से मेरी डेली लाइफ इम्पैक्ट होगी। वो इस तरह की काउंसलिंग चाह रहा है। बहुत कम पेशेंट ऐसा होता है जो आपसे ना कट टू कट काउंसलिंग मांगता है। दैट काउंसलिंग इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, हम्म, एंड एवरी विजिट
आपको पता होना चाहिए, आपने वो शायद इस उम्र में आके समझ आता है कि ये तुम्हारे बच्चों की उम्र की है, इनको कहाँ डांटना है, इनको कहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, इनको कहाँ थोड़ा सा डांट वाला ट्रीटमेंट चाहिए, और इनको कहाँ इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आप सिर्फ डांट के भी, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मैं बड़ी स्टर्न हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं, मैं स्टर्न जहाँ ज़रूरत है वहाँ हूँ, पर जहाँ नहीं ज़रूरत, देर perhaps you won't find a bigger agony aunt than me. So I think, as a doctor, you have to roll everything in together. Okay. And that is where counseling becomes counseling in its true sense, in its true essence. Okay. There is another thing, so many misconceptions about the whole IVF process. Even well-educated people get misled by these. अब जो आपने शुरुआत में बोला भी कि इस तरह का काम नहीं ही करना है कि मैं प्रॉमिस कर दूं और फिर चीज़ें हो जाएं। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला या कोई पुरुष या कोई कपल ये करवाना चाहता है, आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो किस तरह के रेड फ्लैग्स से उसे बचना चाहिए? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? बी इट अबाउट द चॉइस ऑफ द क्लिनिक they are taking, or the treatment options, or any other thing that you would like to share? Um, it's a very tricky question to answer. मुझे ना सबसे ज़्यादा वो लगता है कि you can do n amount of advertising, you can do n amount of, selling yourself. The best advertisement by far remains word of mouth. Okay. And the best guide to what is happening in the doctor's chamber remains the patient with whom you are sitting and waiting. So मुझे कोई कहता है ना कि आंटी आपके सक्सेस रेट्स कैसे हैं, कहती हूँ बेटा मतलब मैंने क्या ही बताना है, तुम बाहर 2 घंटे वेट कर रहे हो ना, कभी कभी 3 भी करते हो, टॉक टू द पेशेंट्स, तुम्हें सारी साइड समझ आ जाएंगी, तुम्हें वो भी समझ आ जाएगा जो दवा खा के प्रेग्नेंट हुआ है, तुम्हें वो भी समझ आ जाएगा जिसके 2-3 आईवीएफ साइकिल्स फेल होके प्रेगनेंसी हुई है, तुम्हें वो भी समझ आ जाएगा जिसका एक अटेम्प्ट में हुआ है, तुम्हें वो भी समझ आ जाएगा जो बहुत परेशान हुआ है, तुम्हें वो भी समझ आ जाएगा जिसका आसानी से हुआ है. दैट इज योर बेस्ट एडवर्टाइजर, दैट इज योर बेस्ट, क्या बोलो, he is the best person to tell you what service your doctor is providing. I was very new to Delhi and India, and this very high flying couple बड़ी सारी जगह से मतलब डॉक्टर्स को मिल मिल के ओपिनियन लेके फाइनली मेरे पास आए. अब मैंने उनको कहा यार आप तो इतने अच्छे अच्छे लोगों के पास जाके आप मेरे पास क्यों आए हो? कहते हम ना इसलिए आए हैं बिकॉज वी गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ. Second red flag is, which is again a very practical red flag. It might be the best clinic, but it may not be the right place for you क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, या उसके वर्किंग आवर्स ऐसे नहीं है कि बिकॉज आप हर रोज छुट्टी करके नहीं जा सकते. तो ये छोटी छोटी चीजें भी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ट्रीटमेंट में. द डिस्टेंस यू ट्रैवल, द ईज ऑफ रीचिंग टू द क्लिनिक, द ईज ऑफ हाउ you how you gel with the rest of the staff in the clinic. Will they wait for you if you are getting late? Will they take that call and wait for you? Will they address your concerns over the phone? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. I mean, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सारा दिन फ़ोन पे ही लगी रहती है, बट अल्टीमेटली अगर मैं इस तरफ हूँ और मेरा डॉक्टर मेरा फ़ोन नहीं उठाए और मुझे कोई ऐसी परेशानी है जिसको मैं खुद से नहीं रैशनलाइज कर सकती, देन आई विल बी इन अ टाइट स्पॉट. सो ये ना इस ट्रीटमेंट में ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं. कुछ रेड फ्लैग्स ये हैं कि टू मच प्रॉमिसिंग टू मच, मतलब 100% सक्सेस रेट. कैसे ही होता है भाई? नहीं होता ये. दिस इज रियलिटी. नन ऑफ अस इज गॉड. अगर ऐसा ही होता तो एवरी आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड एवरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट would be playing God. We wouldn't need a divinity above us. So these are some things which I feel a rational person should understand. Plus, kuch now again, this is a very difficult scenario. A lot of people are of the opinion कि भाई किसी को 3 महीने 4 महीने 6 महीने रगड़ा करने से अच्छा उसका आईवीएफ कर दो. पर मुझे ऐसा लगता है कि आईवीएफ तभी करना है
when it is the right choice or you feel that you've exhausted other options और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तब आप आईवीएफ कर रहे हो। इसलिए नहीं कि मुझे आईवीएफ से कोई दुश्मनी है, सिर्फ इसलिए कि वो इंटेंस है, उसमें एक्सपेंस, टाइम, एनर्जी, इमोशंस बहुत लग रही हैं और कोई मतलब या तो हो ना कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने इसका आईवीएफ करना है, ठक इसका बच्चा हो जाना है। तो अगर वो मैं नहीं इंश्योर कर सकती तो एटलीस्ट आई शुड एक्सप्लोर द सिंपलर ऑप्शंस फर्स्ट। सो दैट इज लाइक अ समथिंग व्हिच to me if somebody came and told me no chalo आओ you walk into the clinic start preparing for an IVF, to me that will be a red flag. Okay. Others I think that मेरे दिमाग में these are my red flags. Fair enough, fair enough. Because end of the day every clinician and every embryologist अपनी ना जी जान लगाकर अपना बेस्ट करेगा, वो मेरे लिए कभी रेड फ्लैग नहीं होंगे। वो मुझे पता है कि क्योंकि वही चीज़ मैं इतने सालों से कर रही हूँ और वही मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कर रहा है, तो मुझे पता है कि हम जितना मैं बॉर्न ब्रेड पंजाबी, हम जितना कलपते हैं ना एक एक साइकिल के पीछे, तो दूसरे भी वही करते हैं। कोई भी जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व है और जो इसको कंपैशन से देख रहा है ना, और and where you're seeing the good side and the flip side, where you're seeing cycles fail also, and where you're seeing people take home children after 25 years of marriage, आप दोनों सिनेरियो देख रहे हो ना, आप इस काम को एक तपस्या की तरह लोगे, तो उसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं हो सकता किसी क्लिनिशियन या किसी एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे। पर ये ज़रूर है कि कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कई बारी रेड फ्लैग्स बननी चाहिए। ये बहुत इन्फॉर्मेशनल था कि जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आएँगी क्या-क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर सामने से उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो प्रोबेबली दे वुड चेक इट आउट। डॉक्टर, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अबाउट द ट्रीटमेंट, दे आर स्टिल देयर। अगर कोई एक ऐसा मिसकंसेप्शन हो अबाउट आईवीएफ जिसे आप हमारे कलेक्टिव माइंड से एकदम हटा देना चाहें, वो क्या होगा? दैट आईवीएफ चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, क्या आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं? तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि आईवीएफ से हमेशा ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, पर हमेशा नहीं होते। तो ये दो तो मिसकंसेप्शंस मतलब ग्राउंडेड या ऑलमोस्ट हर कपल ज़रूर पूछता है, सर इज़ दिस बेबी गोइंग टू बी डिफरेंट, या इसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी रेट ज़्यादा तो नहीं होगा? ये दो चीज़ें तो मतलब फॉर श्योर पूछते हैं। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन जो अब विच इज़ सॉर्ट ऑफ टर्निंग अराउंड, जैसे पहले लोग आके पूछते थे आप हमारा बच्चा तो हो ही जाएगा ना आईवीएफ से, वो तो श्योर होता है ना, 100% होता है। एक वो मिसकंसेप्शन थी। अब वो मिसकंसेप्शन बदल के ये हो गई है कि हमें 3 साइकिल्स ज़रूर चाहिए होंगे ना प्रेग्नेंट होने के लिए, तो वो बिल्कुल रिवर्सल हो गया है लोगों के ओपिनियन में। तो ऐसा भी नहीं है कि 3 साइकिल्स ही चाहिए, बट ऑफ कोर्स नोबडी कैन आइडेंटिफाई कि इसको 1 चाहिए, इसको 2 या इसको 3। पर ये ज़रूर है कि जो अब कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, डे 5 के एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करना, फ्रीज थॉ साइकिल की पहले निकाल के एम्ब्रियो बना के फ्रीज करके वूम को बेटर प्रिपेयर करके डालना, इससे सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। तो साइकिल नंबर्स रिड्यूस हो नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड टू गेट प्रेग्नेंट रिड्यूस हो गए हैं। ओके। फिर ये लोगों के दिमाग में एक मिथ थी कि हम आईवीएफ करेंगे तो हमारा शरीर खराब होगा ही होगा, मतलब हमें लॉन्ग टर्म मेडिकल इम्पैक्ट होगा ही होगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ओके। सो ये कुछ बड़ी कॉमन मिथ्स हैं। और एक और कॉमन मिथ है कि आईवीएफ का मतलब कि हमेशा ही डोनेटेड गैमीट होगा, मतलब डोनेटेड एग और डोनेटेड स्पर्म ही होता है, इसमें अपना बच्चा नहीं होता। ये मिथ हालांकि कॉस्मोपॉलिटन के बैकग्राउंड के लोगों में नहीं है, पर जो रूरल एरिया से या जो इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री से आते हैं उनमें बहुत कॉमन है। और आज इस बातचीत का आखिरी सवाल, अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, हमने आपके करियर की शुरुआत से लेकर अब क्या सिनेरियो है व्हेन इट कम्स टू आईवीएफ ट्रीटमेंट सब जाना, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं, दे आर स्टिल हेजिटेटिंग somehow somewhere in whoever is watching us, कोई ना कोई होगा
आप उनसे क्या कहना चाहती हैं टू रिलैक्स देम एंड just to make them aware that it is possible and that it can help them in some way or the other? अम, कुछ एक चीज़ें हैं जो हर एक कपल को मालूम होनी चाहिए Hmm. कि अगर आप मैरिड हैं एंड यू हैव बीन मैरिड, मतलब यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर सेक्सुअली एक्टिव एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब आप किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं यूज कर रहे, और आप 1 साल से सेक्सुअली एक्टिव हैं Hmm. और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो दिस इज द राइट विंडो टू स्टार्ट एड्रेसिंग द इशू। एड्रेसिंग द इशू का ये मतलब नहीं कि आप सीधा जाके आईवीएफ करा लीजिए। एड्रेसिंग द इशू मीन्स यू गो टू अ गुड क्लिनिशियन और उसको एटलीस्ट मोटा मोटा ये असेस कर लेने दीजिए Hmm. कि सारे पैरामीटर्स इन ऑर्डर हैं, कोई बड़ा कंफाउंडिंग फैक्टर तो नहीं है, दो स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट ठीक है, एग रिजर्व ठीक है, हार्मोन्स ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है, ये सब द बेसिक जो कहते हैं सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ कंसीविंग अ बेबी, वो असेस करवा लेने चाहिए। दूसरा, एवरी person who is undergoing a treatment program, be it medication, be it IUI, be it whatever. See, end of the day, nobody can be 100% stamp certified कि बच्चा होगा ही होगा. Hmm. पर most people will go home with a baby. So when I say most people, it is very difficult to quantify this percentage or that percentage, क्योंकि it will depend on a lot of things. आप किस extreme तक treatment लेते हैं, आप कितनी बार attempt करते हैं, आप how your conditions or your medical comorbidities are dealt with by your clinician, how well you are assessed, इन सब के ऊपर भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आपकी प्री प्रोसीजरल असेसमेंट कैसी हुई है, Hmm. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अच्छी तरह से उस ट्रीटमेंट प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं, देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल टेक होम अ बेबी। एंड ऑल्सो, नॉट एट द साउंड ऑफ साउंडिंग डिमोरलाइजिंग कि हाँ ये कुछ कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, टाइम इम्प्लीकेशंस, इरिटेबिलिटी, खेद, झंझलाहट, स्ट्रेस, सम वेरी लो डेज, सम वेरी गुड डेज, बहुत कुछ आप एनकाउंटर करेंगे। तो कनेक्ट विद योर डॉक्टर एंड योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आपका, आई थिंक आपकी चॉइस ही वो डॉक्टर की होनी चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर सकें। और दूसरा, बहुत कुछ कर लिया आपने, सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं अगर बच्चा हो रहा, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ adoption, and there are a lot of children who actually need good parents, so don't shut your mind to that option also. Yes. बहुत सारे लोगों को ना, मैं जब जब मुझे लगता है कि इट्स गेटिंग वेरी इंटेंस, तुम कुछ मत करो, कारा का फॉर्म तो भर दो, कुछ नहीं होगा, तो हमें तो पता है एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट, उस रास्ते से हमें बेबी तो मिल ही जाएगा। तो और मैं देखती हूँ कि वो फॉर्म भरने के बाद से सम थिंग्स जस्ट फॉल इनटू प्लेस। सो देयर इज एन ऑप्शन, एंड अल्टीमेटली बहुत लोग होते हैं जो कम विद अ माइंडसेट कि मैं एक साइकिल ट्राई करूंगा, Hmm. मुझे नहीं हुआ तो दिस इज इट, मेरा शरीर, मेरा टाइम कंस्ट्रेंट, मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मेरी अपनी कंडीशन इतना ही झेल सकती है। और ऐसे लोग इवेंचुअली दे डू गो फॉर अडॉप्शन, एंड आई वुड रियली रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। This is one of the most beautiful things जिससे हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड कर सकते थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। सो मच, आई रियली एंजॉयड इट। I think our audience will get to learn a lot of things from this podcast. और जो शुरुआत में मैंने बात कही थी ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत डीपली पर्सनल डिसीजन उनके मन में चल रही होती हैं कहीं ना कहीं कि लेना है नहीं लेना है, और बहुत सारे क्लिनिकल जार्गन्स और तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिस जिस आसान भाषा में आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं आज, मुझे लगता है जो भी इसे देखेगा उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले हैं, मेरी क्लैरिटी आई है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई आई रियली enjoyed it, loved it. Thank you again. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।